अगर आपने मार्वल की फिल्में देखी हैं तो आपको थानोस तो याद ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एक चुटकी में आधी गैलेक्सी खत्म। बिल्कुल। तो भारतीय बैंकिंग की दुनिया में भी एक ऐसा ही थानोस है जो एक फैसले से करोड़ों लोगों की ईएमआई घटा बढ़ा सकता है, महंगाई पर मतलब लगाम लगा सकता है। और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। जी हाँ। और आज हमारी ये खास चर्चा इसी कह सकते हैं महाशक्तिशाली संस्था के इर्द गिर्द है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे आरबीआई के जन्म की कहानी से लेकर इसके सबसे धारदार हथियारों यानी मॉनेटरी पॉलिसी तक एक बहुत गहरी तस्वीर पेश करते हैं। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये संस्था काम कैसे करती है, कौन लोग इसके फैसले लेते हैं और सबसे जरूरी उन फैसलों का असर हम सब की जेब पर क्यों और कैसे पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इसकी जड़ों में उतरते हैं। बात शुरू होती है 100 साल से भी पहले, जब भारत में कोई एक सेंट्रल बैंक था ही नहीं। तो इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, उस समय का जो बैंकिंग सिस्टम था वो आज जैसा नहीं था। काफी बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ? हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े बैंक बनाए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा है इनके बारे में। बैंक ऑफ बंगाल। बिल्कुल। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। और दिलचस्प बात यह है कि इनको नोट छापने तक का अधिकार था। सच में? अलग अलग बैंक अपने नोट छाप रहे थे? जी हाँ, शुरुआती दौर में। सोचिए कितनी कंफ्यूजन होती होगी। इससे तो बहुत अस्थिरता पैदा होती होगी। और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर बाद में एक बड़ी इकाई बनाई गई थी, है ना? सही कहा। 28 जनवरी 1921 को इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, ये उस समय का सबसे बड़ा बैंक था, लेकिन ये अभी भी एक सेंट्रल बैंक की जो पूरी भूमिका होती है वो नहीं निभा पा रहा था। और यही बैंक बाद में जाकर एसबीआई बना, है ना? बिल्कुल। आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बन गया, जिसे आज हम सब जानते हैं। तो फिर आरबीआई कब आया? उसकी कहानी की असली शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी नींव रखी गई 1925-26 में। एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन। अच्छा। उसने भारत के लिए एक अलग सेंट्रल बैंक की पुरजोर सिफारिश की। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम ज्ञात तथ्य है जो हमारे स्रोतों में साफ तौर पर उभर कर आता है। बताइए। इस कमीशन के सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर आधारित तर्क पेश किए थे। आरबीआई की जो रूपरेखा बनी उस पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव था। अरे वाह, ये तो सच में एक आकर्षक जानकारी है। आरबीआई की वैचारिक नींव में डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा। तो इसी सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ। और फिर? और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। पर यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। क्या? शुरुआत में आरबीआई एक सरकारी संस्था थी ही नहीं। क्या कह रहे हैं? प्राइवेट थी। जी हाँ, एक प्राइवेट संस्था थी। इसकी शुरुआती पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसका ज्यादातर हिस्सा प्राइवेट शेयरधारकों का था। यानी ये आजादी के बाद सरकारी बना। बिल्कुल। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, जिसे 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और फिर आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके जन्म की कहानी। अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। आरबीआई तो एक संस्था है, पर वो बड़े बड़े फैसले कौन लेता है जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं? सारे अहम फैसले इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। सेंट्रल बोर्ड? हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्य? ये तो काफी बड़ा बोर्ड है। फैसले किसी एक व्यक्ति यानी गवर्नर के हाथ में नहीं होते। नहीं, पूरी कमेटी के हाथ में होते हैं। ये एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है। तो ये बोर्ड बनता कैसे है? इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले है 5 ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल? हाँ, जिनमें एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये आरबीआई के टॉप अधिकारी होते हैं। और बाकी के 16 सदस्य वो कहाँ से आते हैं? वो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहलाते हैं। इनमें से 10 सदस्यों को सरकार सीधे नियुक्त करती है। ये लोग इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, इन सब के विशेषज्ञ होते हैं, ताकि जमीनी हकीकत का अंदाजा रहे। बिल्कुल। फिर 2 सदस्य सरकारी अधिकारी होते हैं, अक्सर वित्त मंत्रालय से, ताकि सरकार और आरबीआई में तालमेल बना रहे। और आखिरी 4? और आखिर में 4 सदस्य आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्डों से आते हैं। अच्छा, ये स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में।
ये देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये एक बहुत ही विविध समूह है। उद्योगपति, अर्थशास्त्री, सरकारी अधिकारी सब एक साथ ये सुनिश्चित करता है कि फैसले लेते समय हर पहलू पर विचार हो। सही कहा। और सरकार द्वारा चुने गए इन सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है, जो उन्हें स्थिरता के साथ काम करने का मौका देता है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका हम सब पर सबसे सीधा असर पड़ता है, पैसा। एक सवाल जो हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है तो वो बहुत सारे नोट छापकर देश से गरीबी क्यों नहीं मिटा देता? बात खत्म। हाँ, काश ये इतना आसान होता। देखिए, इसका जवाब अर्थशास्त्र के एक बुनियादी नियम में छिपा है। किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा सप्लाई उसकी कीमत गिरा देती है। अगर आरबीआई अंधाधुंध नोट छापने लगे तो बाजार में कैश का सैलाब आ जाएगा। हर किसी के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा होगा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इसका नतीजा भयानक होगा। जब हर कोई ज्यादा खरीदारी करना चाहेगा तो चीजों की मांग आसमान छू लेगी, जबकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो चीजें महंगी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। दूध, सब्जी से लेकर कार और घर तक हर चीज की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा। हमारे स्रोत वेनेजुएला का एक डरावना उदाहरण देते हैं। वह एक समय पर लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरा ठेला लेके जाना पड़ता था। अरे बाप रे। नोट की कीमत कागज से भी कम हो गई थी। यही वजह है कि नोट छापना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो बाजार में पैसे के इस बहाव यानी मनी सप्लाई को एक नल की तरह कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। चलिए, इसकी कुछ सबसे मजेदार और शक्तिशाली टूल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं रेपो रेट से। रेपो रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार। आसान भाषा में कहें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी को बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है। और स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस एक दर को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे आरबीआई पूरी इकोनॉमी के दरवाजे खोलता या बंद करता है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है। और फिर बैंक उस बढ़ी हुई लागत का बोझ हम पे डालते हैं। मतलब हमारे होम लोन, कार लोन, इन सब की ईएमआई महंगी हो जाती है। एकदम सही। और इसका मकसद यही होता है कि लोग कम कर्ज लें, कम खर्च करें, जिससे बाजार में पैसे का बहाव कम हो और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगे। और इसका ठीक उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रिवर्स रेपो रेट। ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई बैंकों को उनका पैसा अपने पास जमा रखने के बदले में देता है। अच्छा, मतलब जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वे उससे आरबीआई के पास पार्क करके ब्याज कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक लोगों को कर्ज देने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास रखना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद समझेंगे। इससे भी बाजार में पैसा कम हो जाता है। जी। अब 2 और शब्दों पर आते हैं जो अक्सर सुनाई देते हैं, सीआरआर और एसएलआर से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास कुल 100 रुपए जमा है। ठीक है। तो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो उस 100 रुपए का वो हिस्सा है जो बैंक को कंपलसरी, मतलब अनिवार्य रूप से आरबीआई के लॉकर में कैश के रूप में रखना पड़ता है। और इस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है ना? कोई ब्याज नहीं मिलता। ये एक तरह की सुरक्षा जमा है। और एसएलआर? एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उस 100 रुपए का वो हिस्सा है जो बैंक को अपने ही पास रखना पड़ता है, लेकिन कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड जैसी लिक्विड संपत्ति के रूप में। मतलब ये बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है। बिल्कुल, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश में बदला जा सके। तो अगर सीआरआर 4% और एसएलआर 18% है तो बैंक को हर 100 रुपए में से 22 रुपए अलग रखने पड़ेंगे। हाँ। और वो सिर्फ बाकी के 78 रुपए ही कर्ज के तौर पर दे सकता है। तो अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा है तो वो बस इन रेट्स को बढ़ा देगा और बैंकों की कर्ज देने की क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही समझा। तो रेपो रेट और सीआरआर जैसे टूल से आरबीआई पूरी इकोनॉमी में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है, जो इसका सबसे चर्चित काम है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। हाँ, ये तो बस एक हिस्सा है। आरबीआई की जिम्मेदारियों का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे? सबसे पहले, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, आरबीआई एक्ट की धारा 22 के तहत ये नोट जारी करने वाली एकमात्र संस्था है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर। हाँ, उनको छोड़कर बाकी सभी करेंसी नोट आरबीआई ही जारी करता है। और ये सरकार और दूसरे बैंकों के लिए भी एक बैंकर की भूमिका निभाता है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल।
ये सरकार का पर्स है और बैंकों का सुरक्षा जाल है। जब सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देना होता है, टैक्स इकट्ठा करना होता है, आरबीआई ये सब उसके लिए मैनेज करता है। एक तरह से सरकार का वित्तीय सलाहकार भी हुआ। सही कहा। और बैंकों का बैंक भी। इसे अंतिम शरणदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई बैंक, मान लीजिए किसी बड़े आर्थिक संकट के कारण डूबने की कगार पर पहुंच जाता है और उसे कहीं से मदद नहीं मिलती, तो आरबीआई उसे बचाने के लिए आगे आता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम पर आम लोगों का भरोसा बना रहे और उनका पैसा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी तो एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स को संभालता है। और इन रिपोर्ट्स को देखने पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरता है। वो क्या? हाल के सालों में आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है। अच्छा। ये सिर्फ अपने भंडार में विविधता लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक डी-डॉलराइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। डी-डॉलराइजेशन? हाँ, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसके डॉलर भंडार को फ्रीज कर दिया, तो भारत जैसे कई देशों को एक साफ संदेश मिला। किसी एक देश की मुद्रा पर बहुत ज्यादा निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम है। सही बात है। सोना किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक बन गया है। और आखिर में वो काम जिसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है, डिजिटल पेमेंट्स। हाँ, निफ्ट, आरटीजीएस से लेकर हमारे पसंदीदा यूपीआई तक, इन सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर आरबीआई है। यह सुनिश्चित करता है कि ये सिस्टम सुरक्षित हों, कुशल हों और भरोसेमंद हों। और इसी सिलसिले में हमारे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई डिजिटल लेन देन के लिए नए और ज्यादा सख्त नियम लागू कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA को अनिवार्य किया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि हर ऑनलाइन पेमेंट को प्रमाणित करने के लिए 2 अलग-अलग तरीकों की जरूरत होगी। बिल्कुल। जैसे आपका पिन और आपके फोन पर आए एक ओटीपी। ये कदम बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने और हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उठाया जा रहा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली संस्था नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का संरक्षक है, एक ऐसा गार्डियन जो महंगाई के राक्षस से लड़ता है, बैंकिंग सिस्टम को स्थिर रखता है और हमारी डिजिटल दुनिया को भी सुरक्षित बनाता है। सही कहा। एक प्राइवेट संस्था के रूप में शुरू होकर आज ये एक ऐसे शक्तिशाली रेगुलेटर के रूप में खड़ा है जिसके फैसले हर भारतीय की आर्थिक जिंदगी को छूते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत ये तो विस्तार से बताते हैं कि आरबीआई पैसे के बहाव को नियंत्रित करके महंगाई को कैसे काबू करता है। लेकिन यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई जैसी नई तकनीकें उभर रही हैं, जो बिना किसी बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी के काम करती हैं। बिल्कुल, जो सीधे लोगों को आपस में लेन देन करने देती हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगले दशक में आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किन नई और अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या उनके पारंपरिक हथियार इन नई तकनीकों के सामने प्रभावी रहेंगे? ये भविष्य का सबसे बड़ा सवाल